हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नरेस्ट इक्वेशन। अब नरेस्ट इक्वेशन किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे और नरेस्ट इक्वेशन है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो देखो, नरेस्ट एक साइंटिस्ट था, उसने जो नरेस्ट इक्वेशन दी थी उसने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसी से उसने क्या की थी, नरेस्ट इक्वेशन दी थी। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके ऊपर एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, उसके बारे में उसने बताया था। तो नरेस्ट इक्वेशन होती क्या है, तो देखो नरेस्ट ने जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन दी थी तो उसने बताया था थी डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट और प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन दी थी किसने, नरेस्ट ने। अब इसी से उसने बताया था कि मेन जो अपने पास जो हमने पीछे पढ़ा था या तुमने इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ के आए हो, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस क्या होता है आर टी एल एन क्यू। अब यहीं से देखो डेल जी की वैल्यू अपने को पता है, तो पहले तो मैं रिएक्शन क्यू क्या है, रिएक्शन क्योसेंट। तो क्यू को क्या लिखते हैं हम, रिएक्शन को क्योसेंट लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसी तरीके से लिखते हैं हम रिएक्शन क्योसेंट को। अगर हमारे कोई रिएक्शन दे रखी है और उसके लिए हमारे को क्या लिखना है, रिएक्शन क्योसेंट। तो किस तरीके से, देखो ये रिएक्शन दे रखी है तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्योसेंट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट में क्या है, सी, और सी के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। तो यहाँ इसकी पावर क्या हो जाएगी, सी, और यहाँ किसकी कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, और पावर क्या है, डी अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन क्योसेंट लिख सकते हैं। कोई भी रिएक्शन हो उस रिएक्शन के लिए हम रिएक्शन क्योसेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया रिएक्शन क्योसेंट लिखने का तरीका। अब देखो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि डेल जी क्या होता है, डेल जी होता है माइनस एन एफ ई सेल और डेल जी नोट होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, यही होता है। तो ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है और ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसको इसमें रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, और क्या आ जाएगा प्लस आर टी एल एन, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, माइनस एन एफ से। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग अबाउट इक्वेशन बाई माइनस एन एफ से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। अब माइनस एन एफ से डिवाइड करूँगा तो देखो ये क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, या फिर क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नोट सेल अपॉन माइनस एन एफ, और ये आ जाएगा प्लस आर टी, इसको डिवाइड कर दिया माइनस एन एफ से, और एल एन पी अपॉन आर, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस है और ये किससे डिवाइड कर दिया, माइनस से, तो ये पूरा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, अब ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन पी अपॉन आर। तो ये हम एक तो अपने पास ये आ गई नरेस्ट इक्वेशन। देखो इस तरीके से हम नरेस्ट इक्वेशन, तो यही हमारा मेथड है नरेस्ट इक्वेशन को ड्राइव करने का। जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो ये नरेस्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसको अगर मैं, तुम्हारे को पता है जब भी हम एल एन को किस में चेंज करते हैं, लोग में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 लोग बेस 10, मतलब लोग बेस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, जब हम ड्राइव करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू एल एन को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, लोग में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और ये क्या आ जाएगा, लोग
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से ये हमारे पास लॉग में चेंज कर देंगे तो ये नियरेस्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन किसकी बात करूं, रूम टेम्परेचर की बात करूं, रूम टेम्परेचर पे जो अपने पास टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। अब इसमें चेंज करूंगा, देखो यहाँ से अब मैं वैल्यू पुट करूंगा इन्हीं इक्वेशन के अंदर। तो टेम्परेचर तो क्या ले लिया मैंने 298 केल्विन, और आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये वैल्यू हम आर के लिए रखेंगे। और फैराडे की वैल्यू तुम्हारे को पता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी 96,500 कूलाम। तो ये किसकी वैल्यू होती है, एफ की। जब मैं रूम टेम्परेचर पे इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो नियरेस्ट इक्वेशन, तो यहाँ से देखो आर टी अपॉन एन एफ और ये 2.303, इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0591 के अप्रोक्स आ जाएगी। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर वहाँ से आगे इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये अपने पास रूम टेम्परेचर पे जो कंडीशन होगी, क्योंकि मैक्सिमम इस चैप्टर में हमारे पास जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 298 केल्विन। तो अब इसी इक्वेशन को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नोट सेल माइनस देखो 2.303, आर की वैल्यू क्या रख दी मैंने 8.314 और टेम्परेचर ले लिया 298 केल्विन, डिवाइड बाई किससे, एन क्या है अपने पास, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, जो हमने गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर पढ़ा था, और 96,500 फैराडे की वैल्यू रख दी। और यहाँ क्या है, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है अपने पास, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है तो वो आती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अपने पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी, देखो तुम्हारे को इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये वैल्यू रखोगे तो इन सब की जो कैलकुलेशन आएगी वो कैलकुलेशन आएगी 0.0591। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट इक्वेशन बता सकते हैं। देखो ये भी क्या है, नियरेस्ट इक्वेशन है, लेकिन ये किसकी फॉर्म में है, एलएन की। फिर मैंने किस में चेंज कर दिया, लॉग में चेंज कर दिया। अगर हमारे को रूम टेम्परेचर मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन पे, और इस जो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 99% केसेस में वो हम क्या लेके चलेंगे, 298 केल्विन ही टेम्परेचर लेके चलेंगे। तो उस कंडीशन पे जो नियरेस्ट इक्वेशन होगी वो नियरेस्ट इक्वेशन होगी ये। तो यही अपने पास क्या है, नियरेस्ट इक्वेशन। अब इस नियरेस्ट इक्वेशन का यूज हम हाफ सेल रिएक्शंस पे भी कर सकते हैं और फुल सेल रिएक्शन के ऊपर भी कर सकते हैं इसको अप्लाई। तो जल्दी से इसको छापो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हाफ सेल, देखो ये नियरेस्ट इक्वेशन दोनों पे, हाफ सेल और फुल सेल रिएक्शन दोनों पे क्या है, अप्लाई है। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे हम, वो देखेंगे अब कि नियरेस्ट इक्वेशन किस तरीके से यूज करेंगे। तो देखो मैंने कोई भी नियरेस्ट इक्वेशन को यूज, एक हाफ सेल रिएक्शन ले ली, पहले कोई भी हाफ सेल रिएक्शन दे दी हमारे को, ए कन्वर्ट हो रहा है Ne और यहाँ से बन रहा है ये बी में। ठीक है, ये सॉलिड में, मतलब कि इसने क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। देखो ये यही तो लिखते हैं हम उसमें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो ये अपने को हाफ सेल दे रखा है, ठीक है ना। और ये जो हाफ सेल है ये किस में दे रखा है, एक्वस में, और ये किस में है, सॉलिड में। ठीक है, तो ये अपने को हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नियरेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो जब इसके लिए नियरेस्ट इक्वेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन क्या लिख देंगे, एन, एन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, लॉग प्रोडक्ट क्या है, बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, ए। तो इस तरीके से हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई भी हाफ सेल रिएक्शन हो या फुल सेल, तो उसके बेस पे इस तरीके से हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई भी रिएक्शन अगर गिवन है। तो देखो नेक्स्ट, अब इसी के बेस पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, कोई भी एक रिएक्शन दे दे और
उसके लिए हमारे क्या फाइंड आउट करनी है, नरेस्ट इक्वेशन, मतलब कि ई सेल कैलकुलेट करना है। तो नरेस्ट इक्वेशन ई सेल के लिए, अब देखो अभी जो हमने पढ़ा था और इसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब कोई पूछ ले नरेस्ट इक्वेशन होती क्या है, तो मैंने बताया था नरेस्ट ने क्या किया था, उसने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके ऊपर कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और क्या बताया था, टेम्परेचर का इफेक्ट, यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या रहा, ये टेम्परेचर रहा और ये क्या रहा, कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे अपने पास टेम्परेचर या कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा तो देखो वो इसमें ई सेल वेरी करने लगता है, मतलब कि ई सेल किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ई नोट सेल जो होता है वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये कंसंट्रेशन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसी बेस पे उसने क्या किया था, बताया था, रीड किया था कि जो भी अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी तो ई सेल की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसी बेस पे उसने बताया था। तो हम ये लिख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर रिएक्टिंग एंड टेम्परेचर ऑन EMF of an electrochemical cell was studied by Nernst, known as नरेस्ट इक्वेशन। तो उसी को ही क्या कहेंगे हम, नरेस्ट इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैंने बताया था इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे और वहीं से मैं आपको बताऊंगा, आपने इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ा होगा कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जो हम कंसंट्रेशन मान के चलते हैं, अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड फेज है तो उसके लिए हम क्या मान के चलते हैं, कंसंट्रेशन 1 मान के चलते हैं। तो वो किस तरीके से मानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे को एक रिएक्शन दे रखी है Ag सॉलिड चेंज टू Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे को एक हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए हमारे को ई नोट सेल दे रखा है 1.5 वोल्ट। क्या दे रखा है, 1.5 वोल्ट। तो हमारे को क्या करनी है, इसके लिए ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो देखो नरेस्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 1, और यहाँ हम पढ़ते हैं लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और यहाँ एक चीज़ Ag प्लस के लिए हमारे को जो वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, वो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है Ag प्लस की 10⁻⁻² मोलर, ठीक है। Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 10⁻⁻² मोलर। तो यहाँ से ई नोट सेल दे रखा है हमारे को 1.5 वोल्ट माइनस, देखो यहाँ n लेके चलते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन क्या है 1, तो 0.0591 अपॉन 1, और ये क्या आ जाएगा लॉग प्रोडक्ट क्या है Ag प्लस, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन Ag सॉलिड। अब मैंने बताया था Ag किस में है, सॉलिड में। सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन क्या मान के चलते हैं, सॉलिड या फिर क्या हो प्योर लिक्विड, तो उसके लिए कंसंट्रेशन क्या होती है 1, तो 1.5 वोल्ट माइनस 0.0591 और लॉग ये आ जाएगा 10⁻⁻² अपॉन 1। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस 1.5 वोल्ट माइनस 0.0591। अब देखो लॉग क्या है 10⁻⁻²। अब लॉग के तुमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो भी पावर होती है वो पावर किस में आ जाएगी, आगे आएगी, पावर आगे आएगी। तो 1.5 वोल्ट माइनस क्या आ जाएगा 0.0591 इंटू क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस यहाँ मैं आगे लेके आऊँगा तो ये क्या आ जाएगा +2 इंटू 0.0591 और यहाँ आ जाएगा log 10। और log 10 क्या होता है 1 होता है, log 10 1 होता है, log 100
2 होता है, log 1000 3 होता है। तो यहाँ से अब इसको हम क्या कर सकते हैं 1.5 वोल्ट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास कैलकुलेट करके तुम बता सकते हो इसको देखो अगर 0.0591 है, इसको हम राउंड ऑफ 0.06 भी ले सकते हैं। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, आंसर भी क्या आएगा, अप्रोक्स ही आएगा। तो इसका हम ये यूज कर सकते हैं। तो इस बेस पे हम आगे आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारे को जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन दे दी हमारे को केमिकल रिएक्शन, उसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ई सेल। तो देखो ई नोट सेल हमारे को दे रखा है, बाकी चीज़ पता है हमारे को किसकी कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो ये तो क्या था नेरेस्ट इक्वेशन, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, फुल सेल रिएक्शन के ऊपर। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछा जाए तुम्हारे से ई नोट सेल और ई सेल में क्या डिफरेंस है, ई नोट सेल और ई सेल में डिफरेंस क्या है। तो देखो ई सेल जो होता है, ई नोट सेल होता है, वो तो क्या बताता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, कि वो सेल बनेगा या नहीं बनेगा। ये तो किसके बारे में बताता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में। और जो ई सेल होता है, मतलब ये स्टैंडर्ड ईएमएफ, ये ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये तो ई नोट सेल तो किसके बारे में बताता है कि सेल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन ई सेल जो है वो किसके बारे में बताता है, वर्किंग ऑफ सेल, कि वो सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा। दूसरा जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस है, ये कंसंट्रेशन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अभी हमने पढ़ा था और यही चीज़ किसने बताई थी, नरेस्ट ने बताई थी। जो ई नोट सेल है वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है और जो ई सेल है वो कंसंट्रेशन पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डिफरेंस बता सकते हैं किसके अंदर, ई सेल के अंदर और ई नोट सेल के अंदर। ये मेजर डिफरेंस होते हैं दो ही। अब देखो नरेस्ट इक्वेशन पढ़ ली हमने, किस तरीके से नरेस्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, कैसे हाफ सेल और फुल सेल पे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने हाफ सेल के लिए बताया वैसे ही किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फुल सेल के। और इसके बेस के क्वेश्चन हम करें भी ये आगे। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को सोल्व करके। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, हमारे को क्वेश्चन दे रखा है ए चेंज टू एन इलेक्ट्रॉन से किस में चेंज हो रहा है, बे में। तो यहाँ अपने को बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। ये रेशियो फाइंड आउट करके बताना है। और इसको देखो, इस क्वेश्चन को हमने नरेस्ट इक्वेशन पढ़ी थी ln के बेस पे भी और log के बेस पे भी। तो तुम किसी भी रेशियो में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये हमारे को क्या दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन के बेस पे हमारे को क्या बताना है, रेशियो बताना है। ए अपॉन बी का रेशियो क्या आएगा, मतलब कि प्रोडक्ट बी है और ए क्या है, रिएक्टेंट। तो अपने को रेशियो पूछ रखा है ए अपॉन बी। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टार्टिंग में ही पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अपने आप को चेक करके देखिए आपको कितना कुछ आता है और ये क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।